हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए, कैसा चल रहा है पढ़ाई आपका। बीच में कुछ गैपिंग हो गया था, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कुछ मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम था, इसी कारण से मैं वीडियो बनाना थोड़ा सा 2 4 5 दिन के लिए बंद कर दिया था। तो आपके पास चीज़ें पहुंच नहीं पा रही होंगी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप सारी चीज़ें भगवान से प्रार्थना करिए कि सारी चीज़ें आप कंटिन्यूअसली चलें। और आपके लिए मैं आपकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहूँ, ठीक है। सेवा का सेंस ये है कि एक्चुअल में तो शिष्य गुरु की सेवा में तत्पर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, सेवा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपने ज़िम्मेदारी के प्रति तत्पर रहूँ, सेवा नहीं कह सकते, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत चैप्टर आपका चल रहा है, काफ़ी पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। और टॉपिक जैसे गॉस थ्योरम हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया, जैसे और भी सारी चीज़ें हैं, उनको मैं डिस्कस करने से पहले मैं अभी बार-बार आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। मैं आपको आंखिक प्रश्न क्यों करा रहा हूँ? ताकि क्वेश्चन के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो, अधिकतम संख्या में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह कहीं न कहीं आंकिक न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, आंकिक प्रश्न से एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है? तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ, डीपनेस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। एक रणनीति, किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए एक मजबूत रणनीति का होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपको काफ़ी क्वेश्चन कराया गया, आपको बताया गया कि हाँ, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, विद्युत क्या होता है, स्थिर विद्युत क्या होता है, ठीक है? और स्थिर आवेश किसमें पढ़ना है, गतिमान आवेश के बारे में किसमें पढ़ना है, और भी जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के बारे में कहाँ पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस किया है, वैद्युत क्षेत्र कैसे बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आगे इसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अभी जैसे जो 2 3 4 टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे गॉस का प्रमेय हो गया, और उसके बाद क्या बोलते हैं आपका, और भी जैसे चीज़ें हैं, ई इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ये सब सारी चीज़ों को भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो आज न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। 4 5 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट में अगर मैं आपको किसी एक चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो और अच्छा है। जितने ज़्यादा पार्ट होंगे, उतने ज़्यादा आपके नॉलेज इंक्रीज होंगे। वीडियो को पूरा देखा करिए, वरना मत देखा करिए। मैं इसीलिए ऐसा कहता हूँ ना, क्योंकि कोरम पूरा नहीं करना है ना। ये थोड़ी कि केवल कोरम पूरा करके आपको चले जाना है। आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ों को बारीकी से जानना है। कैसे जानेंगे? जब वीडियो पूरा देखेंगे तब ना जानेंगे। लाइफ में कभी-कभी विश्वास किया जाता है, तो यहाँ पर पहले ये है कि आप एक बार ट्रस्ट कर लीजिए। ट्रस्ट करके एक वीडियो आप देखिए, अच्छा लगेगा तब सेकंड वीडियो देखिएगा, वरना मत देखिएगा। लेकिन हाँ, पहले वीडियो को पूरा देखा जाता है, पहले ही किसी को जज नहीं किया जाता, क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं हैं, ठीक है? तो पहले ही आप अपने मन में धारणा ना बनाएँ कि अरे वीडियो ऐसे ही होगा, ऐसी वीडियो नहीं है। जो कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें बड़ी गहराई है। तो गहराई के साथ, उसमें डीपनेस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए, मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, और यह फिगर आपको कैसा दिख रहा है? यह फिगर आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा। ये फिगर कैसा दिख रहा होगा आपको दोस्तों? यह फिगर कैसा दिख रहा होगा? समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। यह फिगर आपको समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा। अब दोस्तों, जैसे फिगर है समकोण त्रिभुज जैसा अगर आपको दिख रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर हम इस एंगल की बात करें, इस वाला कोण की बात करें, तो यह हमारा हो गया 90 अंश का। और इस त्रिभुज का नाम क्या है? तो देखिएगा, पी सी एम, चाहे पी एम सी, चाहे सी पी एम, जो कह लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम क्या है हमारा, पी एम सी। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज कैसा है? समकोण है। इसीलिए जो हमारा यह कोण एम होगा, मतलब कोण एम जो होगा, वह कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि P पर एक आवेश है Q1, C पर है Q3 और M पर है QX। तो जब हम आवेश Q1, QX,
Q3 का परिमाण देखते हैं, क्या देखते हैं, परिमाण देखते हैं, तो Q1 हमको 2 कूलाम, ये C का मतलब होता है कूलाम, कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है, Q2 बराबर 3 कूलाम, QX बराबर 4 कूलाम। ये परिमाण दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं परिमाण में फिर से कि Q1 बराबर 2 कूलाम दिया है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ से आप हल, ये हल हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इधर क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रश्न है, Q2 बराबर 3 कूलाम और QX बराबर 4 कूलाम। दोस्तों प्रश्न यह है कि इस QX आवेश जो 4 कूलाम का है, इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, मतलब इसी आवेश पर लगने वाले बल की गणना दोस्तों हमें करनी है। अब यहीं पर आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो जैसा कि थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, सारी चीजें मैं लिख दिया हूं, थोड़ा सा मैं यहां से पहले इसको इरेज कर दूं, इस लाइन को थोड़ा इरेज कर दूं, स्पेस मिल जाए मुझे, जगह मिल जाए, और ये 4 कूलाम MQX, ये अपने दिमाग में बैठा रहिएगा, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं। जैसे क्या था, ये यही है ना, मान लीजिए ये है आपका, क्या है इसका नाम, क्या है, M है, और कितना है इसका, क्या नाम है, इसमें कितना आवेश है, QX है, और QX कितना है, 4 कूलाम है। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं बता रहा हूं आपको। और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आवेश हैं, यह सब के सब, इनके आगे कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, धनात्मक मान के चलेंगे। अब यहां पर जो आवेश है उसका नाम है QX, तो QX पे जो बल लगेगा Q1 के कारण, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दो आवेश होते हैं और दो आवेशों के बीच की दूरी जब हम लोग r मान के या कोई कुछ दूरी मान के चलते हैं, तो हमको पता है कि हाँ, दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है, कूलाम का नियम के अनुसार हम लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है, कि दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। अब यहां पर जो आवेश QX है, तो इस पर कौन कौन बल लगाएगा, Q3 लगाएगा, और कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा। तो मान लेते हैं कि Q1 ने बल लगाया QX पर, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कोई चिन्ह पहले नहीं दिया हुआ है, तो हम प्लस मान के चलेंगे। तो जब दो धनात्मक आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, दो ऋणात्मक आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो Q1 QX पे जो बल लगाएगा वो कैसा बल लगाएगा दोस्तों, Q1 QX पे जो बल लगाएगा वो कैसा बल लगाएगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान लेते हैं F1 लगा रहा है, क्या लगा रहा है, F1 लगा रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें Q3 QX पे क्या बल लगाएगा, तो मान लेते हैं कि क्या लगा रहा है, ये आपका क्या लगा रहा है, F2 लगा रहा है। तो इस वाले बल का नाम दे देते हैं F2 और इसका नाम दे देते हैं F1। तो एक बात, एक कॉमन सेंस तो हमारी बन गई कि हाँ, F1 बल मतलब हो गया कि इस QX पे Q1 के कारण, और F2 बल, ठीक है, F2 बल मतलब इस Q3 के कारण QX पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक डायग्राम मिल गया, कैसा मिल गया, ऐसे मिल गया F1 और ऐसे मिल गया F2। थोड़ा सा एक साइड में एक फिगर बना लीजिए, मतलब आपको ऐसे मिल गया F1 और ऐसे मिल गया F2, और ये आपको मिल गया उसका परिणामी, मतलब ये वाला बल मिल गया आपका F1 और यह मिल गया F2 और यह मिल गया F। जो F है यह परिणामी है और इसी परिणामी बल को हमें दोस्तों निकालना है। ये फिगर कुछ ऐसा हो गया।
और एक बात ये भी क्लियर समझ में आ रही है अच्छे से कि इस F1 और F2 के बीच में जो यह कोण बन रहा है वह 90 अंश का बन रहा है। F1 और F2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो परिणामी निकालना आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। कैसे करते हैं हम लोग ऐसे करते हैं कि इसका जो परिणामी हो जाएगा, परिणामी F बराबर जो होगा वह हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक ए वाला ए है और ए बी है, मान लीजिए इनके बीच का एंगल कितना थीटा है, तो इनका जो परिणामी आर होगा वो आर कितना हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कक्षा 11 में आपको जानकारी इस बात की है। तो यहाँ परिणामी एफ बराबर क्या हो गया, अंडर रूट पूरा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एफ बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट। अब F1 स्क्वायर, तो प्रश्न उठता है कि F1 निकलेगा कैसे। तो आपको जैसे कूलाम का नियम पता है, क्या पता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कौन कौन से चार्ज हैं, Q1 है और QX है। Q1 कितना दिया हुआ है 2 कूलाम, तो 2 गुणे QX कितना दिया 4 कूलाम, तो 4 अपान इनकी बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 क्या आ जाएगा कैंसिल। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है आपको कितना होता है, 9 गुणे 10 घात 9, तो 9 दूनी 18, मतलब F1 बराबर आ गया 18 गुणे 10 घात 9 न्यूटन आ गया। क्या आ गया, न्यूटन। ये आपका F1 निकल गया। इसी प्रकार से आप F1 निकल गया आपका, तो इसी प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे, F2 निकाल लेंगे। तो F2 कैसे निकालेंगे, F2 बराबर क्या फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब 9 गुणे 10 घात 9, Q1 Q2 मतलब Q3 और QX की बात हो रही है, तो Q3 कितना है, Q3 कितना है आपका, सॉरी इसका नाम मैंने क्या दे दिया है, Q3 नहीं, इसको Q2 लिख लीजिए आप, ये Q2 है आपका, Q2 कितना है आपका 3 कूलाम। तो 3 कूलाम किस पे बल लगा रहा है, QX पे कितना चार्ज है 4 कूलाम, तो 3 गुणे 4, तो लिखेंगे कितना 3 गुणे 4 4 3 12 अपान आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, तो F2 आ रहा है 12 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन। तो आपको F2 की वैल्यू यहां से मिलती है, F1 की वैल्यू यहां से मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप F1 की वैल्यू रखेंगे, F2 की वैल्यू रखेंगे, फिर F1 की वैल्यू रखेंगे, फिर F2 की वैल्यू रखेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा के लिए आपको पता है कि जो यह कोण बन रहा है F1 और F2 के बीच का, वह थीटा बराबर कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो जब cos थीटा की जगह 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो जब cos थीटा 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ बचेगा क्या, अंडर रूट F1 स्क्वायर बचेगा और F2 स्क्वायर बचेगा। और कहीं ना कहीं F1 की वैल्यू आपको मिल गई है दोस्तों यहाँ से, और F2 की वैल्यू भी दोस्तों कहां से मिल गई है, यहाँ से। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको F मिल जाएगा, और यह जो F होगा यही क्या होगा, परिणामी बल, जो कि आपको गणना करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं कैलकुलेशन पे समय व्यर्थ नहीं करूंगा, इसका यह मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन करना समय व्यर्थ होता है। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं। मुझे ये मानना है कि मैंने अगर आपको 90% चीजें समझा दी है तो 10% आप खुद करने में सक्षम है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा, आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। मैं सोचता हूं कि जो समय मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में दूंगा, क्यों ना मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, तो क्वेश्चन के प्रति आपकी एक और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो 90% चीजें मैंने कर लिया, 90 क्या 95 कर लिया। कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप F परिणाम यहाँ से निकाल लीजिएगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है तो उसको पहले क्वेश्चन याद रखिएगा। फिजिक्स में एक रूल चलता है, पता है क्या, फिजिक्स में एक क्या कहते हैं इसको, फिजिक्स में ना एक वो चलता है, आपका रूल चलता है। पूछिए क्या है रूल चलता है, फिजिक्स ही क्या, मैं कहता हूं कि हर सब्जेक्ट में पहले ना क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। मैं तो कहता हूं फिजिक्स की बात अगर है तो 3 बार पढ़िए, मैथ की बात है तो 2 बार में काम चल जाएगा, और सब्जेक्ट है तो भी 2 बार ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को जब आदमी पढ़ता है तो वो क्वेश्चन के
मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी जानकारी उसको हो जाती है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता है तो काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जैसे एक क्वेश्चन है, तो पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। फिगर आपको समझ में आ रहा है, और फिगर में आप देख रहे होंगे कि क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ठीक है। उनको एक साथ में मिला चुका हूँ। यह जो कोण है, यह आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, यह 90 डिग्री का कोण है, यह भी 90 है, और ये भी कितना है, 90 है। और एक बात आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए एक एम पॉइंट है, इस एम पॉइंट में 3 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, इस सी पॉइंट पे 3 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, इस एम पॉइंट की जेड पॉइंट से जो दूरी है वह 2 मीटर है, और जेड पॉइंट की सी पॉइंट से जो दूरी है वो भी कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद इस ओ पॉइंट पे जो आवेश रखा हुआ है, 4 कूलाम रखा हुआ है, और इस जेड से इस ओ के बीच की जो दूरी है वह 3 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इस ओ पर जो आवेश है 4 कूलाम, इस पर लगने वाले परिणामी बल की हमें गणना करनी है। मतलब इस पर लगने वाले परिणामी बल, मतलब इस ओ पर परिणामी बल की गणना करनी है। तो इस ओ पर परिणामी बल की गणना कैसे करेंगे, अब यहाँ पर एक हमारे सामने क्वेश्चन है। तो फिर ठीक उसी प्रकार से ओ और 4 कूलाम को अपने मन में बसा लीजिए। थोड़ा सा मैं ये जो लिखा हुआ है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए ताकि मैं अच्छे से फिगर से आपको समझा सकूं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ है, ये वाला इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओ, और ये कितना है, यहाँ पर कितना आवेश है, 4 कूलाम है। मुझे एक बात बताइएगा, जब यह 4 कूलाम यहाँ पर है और सी पर जो चार्ज है 3 कूलाम है, और एम पर 3 कूलाम चार्ज है, लेकिन इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, प्लस मान के चलेंगे। और आपको पता है कि दो धनात्मक आवेश होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। दोस्तों ये बताइए, इस 4 कूलाम पर इस 3 कूलाम के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा। तो मान लेते हैं कि इस 3 कूलाम के कारण, मान लेते हैं इस 3 कूलाम के कारण इस 4 कूलाम पर जो बल लग रहा है वह बल ए है। वह बल क्या है, मान लेते हैं इसको, वह बल Fx है। अब इस 3 कूलाम के कारण इस 4 कूलाम पर, मैं थोड़ा ओ को मैं पास लिख दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ओ कहां पर है, यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये आपका छोटा सा बना दे रहा हूं ओ, और इसी ओ पर कितना आवेश है, 4 कूलाम, ठीक। अब इसी 3 कूलाम के कारण इस 4 कूलाम पर जो बल लगेगा वह मान लेते हैं कि कितना है, Fy है। ऐसे क्या लगेगा, Fy लगेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। एक ऐसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण, क्यों, क्योंकि 4 कूलाम 3 कूलाम धनात्मक आवेश, 3 कूलाम 4 कूलाम धनात्मक आवेश, यह इसको रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा इधर, यह इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर। अब हमको क्या मिल गए, Fx, और हमें क्या मिल गए, Fy मिल गए, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों कि यह जो एंगल है यह थीटा है, और ये वाला भी एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा, ठीक है। एंगल क्या है, थीटा है, और एंगल क्या है, हमारा थीटा है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी कुछ ऐसा हो कि अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ऐसे ले लिया मैंने, और इस वेक्टर का नाम है, मान लीजिए वाई वेक्टर है, और अगर वह क्षैतिज रेखा के साथ मान लीजिए कोई कोण बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, दो घटक हो जाते हैं, एक क्षैतिज घटक हो जाते हैं और एक क्या हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाते हैं। तो देखिए इस एफ वाई के, ये 4 कूलाम थोड़ा सा मैं बगल कर दे रहा हूं, 4 कूलाम में यहां कर दे रहा हूं, इस एफ वाई के भी कितने घटक हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा क्षैतिज और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। किसके हो गए, एफ वाई के। इस एफ एक्स के भी दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा क्षैतिज
और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप। इस एफ वाई के दो घटक हो गए, ए वाला हो गया क्षैतिज और ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, किसके हो गए, एफ वाई। इस एफ एक्स के भी दो घटक हो गए, यही वाला हो गया क्षैतिज और ये वाला कितने हो गए, ये वाला क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं। अब हमें निकालना क्या है कि इस ओ पॉइंट पर 4 कूलम जो आवेश है, इस पर लगने वाला बल कौन कौन सा है, एफ एक्स है। हम लिखेंगे कि ओ पर 4 कूलम के आवेश, ओ पर उपस्थित 4 कूलम के आवेश पर लगने वाला बल एफ एक्स और एफ वाई है, तो उनका परिणामी बल एफ हमें निकालना है। अब एफ एक्स और एफ वाई का परिणामी बल निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार बताइए मुझे, अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम ऐसे कर दें, अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और अभी आपको मैं थोड़ा देर पहले बताया कि जो ये एफ वाई है, यह 36 से अगर थीटा कोण बना रहा है तो यह वाला कितना हो जाएगा, एफ वाई कॉस थीटा, और ऊपर कितना हो जाएगा, एफ वाई साइन थीटा। और यहां पर आप देख रहे होंगे क्या है, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स का दो घटक है, ये 36 घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो एफ एक्स का ए वाला जो लाइन है, यह एफ वाई का भी 36 घटक है और यह एफ एक्स का भी 36 घटक है। और एफ वाई और एफ एक्स के ऊर्ध्वाधर घटक अलग अलग है, विपरीत दिशा में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एफ एक्स कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, एफ एक्स साइन थीटा। अब आप देख रहे होंगे एफ वाई साइन थीटा ऊपर की तरफ, एफ एक्स साइन थीटा नीचे की तरफ, और इनका जो परिमाण है वह क्या सेम है। तो यह और यह क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैं खड़ा हूं, मुझे कोई 5 न्यूटन से इधर खींचे, कोई इधर खींचे, तो मेरे पे बल लग रहा है। अगर समान परिमाण है तो कोई प्रभाव मुझे पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन से ये भी खींच रहा है, 5 न्यूटन से ये भी खींच रहा है, परिमाण सेम है, दिशाएं विपरीत है, तो बल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या कैंसिल हो गया, तो यहां पर लिखेंगे कि एफ आई साइन थीटा और क्या है, एफ एक्स साइन थीटा की दिशा विपरीत है और परिमाण समान है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। चलो ठीक है, अब कैंसिल कर दिए तो बचा क्या, तो आपको याद रखिएगा जो सदिश का रूल होता है, वेक्टर का रूल होता है, अगर दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में हैं तो आपको माइनस करना है, और दो वेक्टर अगर सेम दिशा में है तो आपको जोड़ना है। तो जब विपरीत दिशा में थे तो आपने माइनस किया, कैंसिल कर दिया। अब सेम दिशा में है तो एफ एक्स कॉस थीटा भी इधर ही है, एफ वाई कॉस थीटा भी इधर ही है, तो इनका जो परिणामी होगा वह हो जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा और प्लस एफ वाई साइन थीटा। अब अगर हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाए, एफ वाई की वैल्यू मिल जाए और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन कि सर एफ एक्स कैसे मिलेगा, तो एफ एक्स मतलब क्या है,
Fx मतलब यह है कि O पर उपस्थित 4 कूलाम के आवेश पर 3 कूलाम के कारण लगने वाला बल। तो कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो गया 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 अपान आर स्क्वायर। आर कितना है? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इसका और इसकी बीच की दूरी कितना है। तो आपको यहां से यहां पता है 3 और यहां से यहां पता है 2, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, मतलब कितना हो गया? अंडर रूट 13। मतलब यह दूरी कितनी हो गई? अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 13। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हम बात जब एफ वाई की करेंगे, 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक है, 3 कूलाम और 4 कूलाम, तो 3 गुणे 4 अपान आर स्क्वायर। तो यह दूरी भी कितनी होगी? तो यह 2 और यह 3, तो यह भी हो जाएगा अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 13। समीकरण नंबर 2। तो आपको किसका किसका वैल्यू मिल गया? एफ एक्स का। आपको किसका मिल गया? एफ वाई का। थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। अब आपको चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकालते हैं। कॉस थीटा देख लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अगर हम इसको लेके चलें कॉस थीटा को, तो आधार क्या हो जाएगा? 3 और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 13। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? आधार बटे कर्ण मतलब 3 बटे अंडर रूट 13। तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है दोस्तों? अगर साइन थीटा ले लूं तो लंब है 2 और कर्ण कितना है आपका? अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13, तो कहीं ना कहीं कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया, एफ एक्स मिल गया, एफ वाई मिल गया। ये परिणामी इतना है ही, इस पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। वही वैल्यू आपका परिणामी क्या होगा? बल होगा। चाहे उसको एफ मान लीजिए, चाहे एफ आर मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। बस इतना जानिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे सॉल्व किया जाता है। हाँ। चलिए अब दोस्तों आगे हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे आपके सामने बोर्ड पर एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर को पहले समझते हैं। देखिएगा, ये जो फिगर है, इस फिगर में 2 प्लेट आपको दिख रहा है और फिगर में आपको 2 प्लेट दिख रहा है। तो एक प्लेट पे आप देख रहे होंगे धनात्मक आवेश है ऊपर वाले प्लेट पर, तो ऊपर का जो प्लेट है, और यह क्या है? नीचे का प्लेट है। ऊपर की प्लेट पे क्या दिख रहा है आपको? धनात्मक आवेश, और नीचे की प्लेट पे आपको दिख रहा है क्या? ऋणात्मक आवेश। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह धन से ऋण की तरफ होती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ हो गई। मैं आपको क्वेश्चन के प्रति पहले अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 2 प्लेट है और इस 2 प्लेट की जो लंबाई है, यह लंबाई मान लेते हैं एल है, और इस प्लेट के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र बन गया, और इस प्लेट में कौन एंट्री कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन। माइनस ई लिखा हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन सर। जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जैसे चल रहा है अपना चल रहा है, उसकी मान लो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो उसकी एक लाइन बनी हुई है कि हाँ इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे चलेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे देखो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, आप देख रहे होंगे वो अपने मार्ग से भटक करके फिर ऊपर की तरफ होने लग रहा है। मतलब यह उसका क्या है? एक्चुअल पाथ है। मतलब उसको जाना था ऐसे लेकिन चला गया है ऐसे। तो इस पाथ को पहले क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अगर गति कर रहा होता है तो उसका पाथ कैसा होता है? तो इसके पाथ को हम परवलयाकार कहते हैं। लिख लीजिएगा, परवलयाकार। ठीक है ना? इसको पैराबोलिक कहते हैं इंग्लिश में, पैराबोलिक।
पारबोलिक कहते हैं। कोई पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, उसका मार्ग कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। अभी यह है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे चल रहा है, लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में एंट्री किया, वैद्युत क्षेत्र में एंट्री करने के बाद वह अपने एक्चुअल पाथ से, वह अपने मतलब क्या कह सकते हैं हिंदी में उसको, वह अपने मतलब रास्ते से भटक गया, उस अपने एक्चुअल रास्ते से, अपने वास्तविक रास्ते से वो भटक गया ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया, अपने वास्तविक रास्ते से भटक गया, तो उसका मार्ग कैसा हो गया? पहले सीधी रेखा में गमन कर रहा था, उसका मार्ग कैसा हो गया? परवलयाकार हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मार्ग अगर ऐसा हो गया तो हमें निकालना क्या है? तो हमें यह निकालना है, इस थीटा एंगल को निकालना है। यह थीटा एंगल है क्या? जा रहा था ऐसे, जा रहा था ऐसे, चला गया ऐसे, तो यह जो कोण बना, जिसको हम कह सकते हैं कि डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल मतलब विचलन कोण जो बना, एक तरह से कह सकते हैं इसको, कि जो अपने मार्ग से भटकने पर वह कितना भटक गया, तो यह थीटा बताएगा कि वह अपने मार्ग पे जा रहा था ऐसे, जा रहा है सीधी रेखा में, और ये जा करके फिर ऐसे होने लगा, तो ये अपने सीधे मार्ग से कितना भटक गया, यह हमको कौन बताएगा? थीटा बताएगा। तो इसी थीटा को आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, गणना करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन के प्रति अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहां समझना है चीजों को। मान लेते हैं कि मान लेते हैं, थोड़ा इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर, अगर कोई चीज छूट जाए वीडियो को रिवर्स करके पुनः आप देखने की कृपा करें। मान लेते हैं कि माना इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u है, ठीक। तो जब प्रारंभिक वेग u है, और यह भी कंफर्म है कि अगर कोई आवेश होता है, अगर वह वैद्युत क्षेत्र में है, तो वह बल का अनुभव करता है, यह भी कंफर्म है। और आपको यह भी कंफर्म है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और कोई धनात्मक आवेश है, तो उस पर जो बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और कोई ऋणात्मक आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा वह विपरीत लगेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणात्मक आवेश है, तो सर ने अभी कहा कि दिशाएं फिर क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। विपरीत होने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वह विपरीत दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र अगर नीचे है तो बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अब बल जब ऊपर की ओर लगेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर की ओर जाएगा, तो जा रहा था सीधे, अब ऊपर की ओर जाने लगा। और इसको एक एंगल से और समझ लेते हैं कि भाई माइनस को प्लस अपने ओर खींचेगा, क्योंकि आपको पता है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच में आकर्षण होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों क्या है, तो हम आप समझिएगा जैसे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, अपने मार्ग से विचलित होने लगेगा, तो कितना विचलन हो गया यही हमें निकालना है। तो ये तो कंफर्म है कि जब इस पर बल लगेगा तो बल के साथ साथ त्वरण काम करेगा, और आपको पता है कि F बराबर होता है m इंटू ए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मैं बता रहा हूं, सॉरी न्यूटन का जो गति का नियम है दूसरा,
मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर यहां से मैं ए निकालूं तो ए क्या मिल जाएगा मुझे, एफ बटे एम। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। और आपको फार्मूला पता है कि वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, QE। चूंकि यहां पर Q आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां F बराबर क्या हो जाएगा, EE। तो F की जगह आप क्या रख देंगे, E अपान M। अब आपको एक्सीलरेशन मिल गया, त्वरण मिल गया, EE अपान M मिल गया। चलिए थोड़ा और इस पे बात करते हैं, हमको निकालना तो थीटा है। अब मुझे यह बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन प्लेट को क्रॉस कर रहा होगा तो यह एक दूरी तय कर रहा होगा। कितनी दूरी, जितनी प्लेट की लंबाई होगी, तो प्लेट की लंबाई तो L है, तो उसको कुछ समय भी लग रहा होगा। तो आपको पता है कि समय T बराबर दूरी बटा चाल। तो T बराबर क्या आ जाएगा, दूरी कितना है L, और चाल कितना है आपका। अब यहीं पर आपको सोचना है कि दूरी बराबर क्या हो गया L, और चाल कितना है आपका, चाल कितना है आपका, बताइए, चाल कितना है आपका, U। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो समय बराबर दूरी कितना है L, प्लेट की लंबाई, और अपान चाल कितना हो गया आपका, U हो गया। अब एक बात बताइएगा मुझे थोड़ा सा, कि यहां पर दो चीज आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है क्षैतिज, क्षैतिज गति दिख रही है, और एक आपको ऊर्ध्वाधर गति दिख रही है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्षैतिज गति में चल रहा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में आने पर उस पर जो बल लग रहा है उसके कारण उसकी गति ऊर्ध्वाधर हो जा रही है। लेकिन उसका प्रारंभिक जो वेग है, उसका जो प्रारंभिक वेग है, जब उसका प्रारंभिक वेग u है तो उसकी गति तो क्षैतिज है। और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज गति में जो प्रारंभिक वेग u है, और ऊर्ध्वाधर गति जो हो रही है, तो वहां प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा आपका, ui 0 हो जाएगा। क्योंकि भाई ऊर्ध्वाधर गति जो हो रही है वह क्षैतिज गति के बाद हो रही है, तो क्षैतिज गति का जो वेग है वह हमने पहले ही माना u, मान लेते हैं ux। ये भी ठीक है। जब बल लग रहा है तो बल लगने के बाद ऊर्ध्वाधर गति का जो प्रारंभिक वेग है वह कितना है, 0 है। ऊर्ध्वाधर गति का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए मैंने 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, अब मुझे कोई बल लगा दिया। अब बल लगाने के बाद मैं अब 8 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा प्रारंभिक वेग तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। बल के बाद जो मेरे अंदर त्वरण आया, जिसके कारण मेरी गति बढ़ गई, तो वो तो मेरा अंतिम वेग हो जाएगा। तो जब शुरू में वो चल रहा है तो क्षैतिज गति है, बल लगने का ऊर्ध्वाधर गति है। क्षैतिज गति में के लिए कौन जिम्मेदार, प्रारंभिक वेग जिम्मेदार। ऊर्ध्वाधर गति के लिए कौन जिम्मेदार, अंतिम वेग जिम्मेदार। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो वी वाई बराबर क्या होता है, यू वाई प्लस ए टी। और ऊर्ध्वाधर गति में जो प्रारंभिक वेग है वो 0, तो वी वाई कितना मिल जाएगा, 80। वी वाई कितना मिल गया आपको, 80। और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, वी वाई बराबर क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है ई अपान एम, ई अपान एम। और टी की वैल्यू कितनी है आपकी, टी की वैल्यू है एल अपान यू, तो लिखेंगे एल अपान यू। यहां से वी वाई कितना मिल गया आपको, यहां से वी वाई कितना मिल गया आपको, लिखेंगे वी वाई बराबर हो जाएगा ई ई एल अपान एम यू। ये आपको वी वाई मिल गया। ये आपको क्या मिल गया, वी वाई मिल गया।
ठीक है। हाँ, अब आपको यही समझना है। जा रहा था ऐसे, चला गया ऐसे, यह एंगल बना थीटा। हम मान लेते हैं ऐसे ले लेते हैं। क्षैतिज के लिए प्रारंभिक वेग क्या है? u, और ऊपर जाने के लिए कौन सा वेग जिम्मेदार है? vy। तो जब यहां से tan थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? vy, और आधार कितना है? u। तो यहाँ से vy की वैल्यू रख दीजिए। तो v tan थीटा कितना हो जाएगा? vy कितना हो जाएगा? e l अपान m u, और नीचे भी u है तो m u स्क्वायर। क्या हो गया? m u स्क्वायर। तो जब यहां से आप थीटा निकालेंगे दोस्तों, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स e l अपान m u स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। तो आपने थीटा निकाल दिया। थीटा मतलब जा रहा था ऐसे, तो ऐसे हो गया बल के कारण, वैद्युत बल के कारण। तो अपने रास्ते से कितना भटक गया, मतलब थीटा, ये आपने निकाल दिया। तो वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के बाद जो उसका मार्ग होता है वह परवलयाकार हो जाता है। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे और हम लोग चीजों को अच्छे से समझेंगे, बात करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब किया करिए। अपना समझ करके चैनल को अपना चैनल समझिए और अधिकार से बात करिए। आप हमसे बात तो करिए, आप हमसे कहिए तो कि हाँ सर हमें इसमें दिक्कत हो रहा है, उसमें आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? प्लस आप मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे? एक स्टूडेंट अपने टीचर से ही तो कहता है। तो ये आपकी आपकी जिम्मेदारी, जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना, तो मैं अपने से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सर से बात करें और अपनी बातों को रखें। आप स्वतंत्र हैं और आपका अधिकार है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।